हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का जो एग्जाम्स हुआ था, उसमें पॉलिटिकल साइंस के पेपर वन का हम लोग कंप्लीट एनालिसिस कर रहे हैं, जिसका पहला जो टॉपिक था इंडियन पॉलिटिकल थॉट था। इसका पार्ट वन अपलोड किया जा चुका है। ये हमारा पार्ट टू वीडियो है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय सबमिटेड ए पिटीशन टू प्रीवी काउंसिल फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए प्रीवी काउंसिल में एक पिटीशन सबमिट करते हैं राजा राम मोहन राय। तो उनके साथ कौन कौन लोग रहते हैं? द्वारकानाथ ठाकुर रहते हैं, हर हरचंद्र घोष भी रहते हैं, गौरी शंकर बनर्जी भी रहते हैं उनके साथ, प्रसन्ना कुमार टैगोर, ये सभी जो होते उनके साथ रहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन होगा। राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा जानकारी हम जान लेते हैं, जो आपके एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म होता है 22 मई 1772 को। ये ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली में पैदा होते हैं, राधानगर बंगाल में। राजा राम मोहन राय जो तो पर्शियंस को भी स्टडी करते हैं, अरेबिक को भी स्टडी करते हैं। ये पटना में कुरान को स्टडी करते हैं, तो अरेबिक भाषा के द्वारा। साथ ही साथ ये सूफी मिस्टिक पोइट्स भी हैं, उसमें भी काम करते हैं। इसके बाद ये प्लेटो और अरिस्टोटल्स के जो वर्क्स हैं उसका अरेबिक ट्रांसलेशन का काम भी करते हैं। ये संस्कृत भी पढ़ते हैं और बनारस में, और वहाँ उन्होंने वेदा और उपनिषद का भी अध्ययन किया। ये 16 वर्ष की आयु में अपने गांव में लौटते हैं। वहाँ पर वो रेशनल क्रिटिक ऑफ हिंदू आइडलिज्म ऑफ वार्शिप, वो जो तो हिंदू आइडल जो वार्शिप होता है, मूर्ति पूजा होता है, उसका विरोध में रेशनल क्रिटिक ऑफ हिंदू आइडल वार्शिप भी लिखते हैं। इसके अलावा राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि दी गई थी, ये मुगल अम्परर अकबर सेकंड के द्वारा दी गई थी। इनको जो तो कहा जाता है इनागुरेटर ऑफ मॉडर्न एज इन इंडिया। जो भारत में आधुनिक एज की शुरुआत है, उसका शुरुआत इनागुरेटर माना जाता है। साथ ही साथ इनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन को अल्यूमिनस स्टार इन द फर्मामेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहा है। तो ये याद रखिएगा स्टेटमेंट्स कि किसने कहा है, टैगोर ने कहा है। साथ ही साथ ये राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं 1815 में। कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं 1821 में। ब्रह्म सभा की स्थापना करते हैं 1828 में, जिसको बाद में ब्रह्म समाज के रूप में भी जाना जाता है। जब लॉर्ड हास्टिंग के द्वारा 1819 में प्रेस सेंसरशिप में रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो राजा राम मोहन राय 3 जर्नल्स की स्थापना भी करते हैं, फाउंड करते हैं। द ब्राह्मणिकल मैगजीन 1821 में, द बंगाली वीकली सम्माद कौमुदी 1821 में, और द पर्शियन वीकली मिरातुल अकबर। तो ये सभी याद रखिएगा जनरल्स किसके हैं, तो राजा राम मोहन राय को कभी एग्जाम्स में पूछा गया। इनके कुछ लिटरेरी वर्क हैं जिसको आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इन्हें याद भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ उनके प्रमुख वर्क्स दिए हुए हैं जो आपको याद रहने चाहिए। इनके हम लोग काम देख लेते हैं। तो ये राजा राम मोहन राय को प्रोमिनेंट फिगर माना जाता है इंडियन रेनेसांस का, जो भारतीय पुनर्जागरण काल है उसका रेनेसांस। ये सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए कार्य करते हैं। ये लिबरलिज्म, इनकी जो विचारधारा है लिबरलिज्म से प्रभावित है। पायनियर ऑफ इंडियन लिबरलिज्म के रूप में जाने जाते हैं। ये इंसानों जो मनुष्यों के जो नेचुरल राइट्स हैं, लाइफ, लिबर्टी और परस्यूट ऑफ प्रॉपर्टी, उसकी वकालत करते हैं। साथ ही साथ ये मोरल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में भी बात करते हैं। ये रिलीजियस रिफॉर्म्स करने के भी पक्षधर रहते हैं। ये जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी सोर्स ऑफ सिविल इविल्स है उसका विरोध करते हैं। और जितने भी समाज में सोशल रिफॉर्म्स होते हैं, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन होता है, उसको शुरुआत करने की काम ये करते हैं। ये अपोज करते हैं, सती प्रथा का भी अपोज करते हैं, और उसको समाप्त करने में, उसको एवोल्यूशन करने में भी एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। ये एजुकेशन को महत्व देते हैं। इनका मानना है कि जो एजुकेशन होता है वो सोशल और पॉलिटिकल प्रोग्रेस के लिए एक साधन के रूप में कार्य करता है। ये वुमेन्स के राइट्स की भी वकालत करते हैं, ठीक। जैसे उनके एजुकेशंस की बात करते हैं, उनके खिलाफ जो गलत प्रैक्टिसेस समाज में चली आ रही हैं, बुरी प्रथाएं हैं, उनके समाप्ति की बात करते हैं। जैसे चाइल्ड मैरिज हो गया, पुरदाह प्रथा हो गया, ये सब का। ये कास्ट सिस्टम के भी विरोध करते हैं, ठीक ना, और उसको समाप्त करने के लिए कार्य करते हैं, ताकि समाज में सोशल इक्वलिटी आ सके, सामाजिक समानता आ सके। ये रेशनलिज्म या तार्किकता की भी बात करते हैं, जो ये वेस्टर्न थॉट से ये प्रभावित थे, और ये बात करते हैं कि जो सोशल इशू हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें रेशनलिज्म और साइंटिफिक अप्रोच को अपनाना चाहिए। साथ ही साथ ये इंटरनेशनल कोएग्जिस्टेंस की भी बात करते हैं, विश्व को एक साथ रहने की बात करते हैं, एक साथ रहकर जो प्रोग्रेस करे, इस बारे में ये बात करते हैं। तो ये उनके इंपॉर्टेंट थॉट्स हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिए, कहीं एग्जाम्स में आता है इस प्रकार के, तो आप लोग कर सकें इसको, क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स वाइल प्रेजिंग द बुक ऑफ राजा राम मोहन राय
कंपेयर्ड हिज स्टाइल टू द जेम्स मिल। जेम्स मिल से कौन तुलना करता है उनके राजा राम मोहन राय को? तो ये है जेरमी बेंथम। देख लेते हैं जेरमी बेंथम जो है तो राजा राम मोहन राय के स्टाइल्स को जेम्स मिल्स के स्टाइल से तुलना करते हैं, उनसे कंपेयर करते हैं। जेरमी बेंथम एक ब्रिटिश फिलोसफर हैं, साथ ही साथ यूटिलिटेरियन जो उपयोगितावाद है उसके फादर भी कहे जाते हैं। ठीक है, ये सिमिलरिटीज पाते हैं रेशनल एंड रिफॉर्मिस्ट अप्रोच जो रॉय और मिल की है दोनों में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स गिव हिज व्यू अबाउट दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के बारे में ये व्यू किसने दिया है कि इट इज ए बर्ड डेक्स्टर ऑफ द सन ऑफ हेवन दिवस पुत्र, दिस वाज द स्टैम्प दयानंद लेफ्ट बिहाइंड हिम। तो ये अरविंदो घोष के हैं। ठीक, दयानंद सरस्वती के बारे में थोड़ा सिंपल इंफॉर्मेशन जान लेते हैं जो एग्जाम्स की दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट है। ये ग्रेट एजुकेशनिस्ट हैं, सोशल रिफॉर्मर्स हैं, इनको कल्चरल नेशनलिस्ट के रूप में भी जाना जाता है। ये आर्य समाज की स्थापना करते हैं जो एजुकेशनल और रिलीजियस फील्ड के रूप में एक रिवोल्यूशन माना जाता है। ठीक, इनके दयानंद सरस्वती के यदि कंट्रीब्यूशन की बात करें, वर्क की बात करें, तो ये सत्य प्रकाश लिखते हैं, वेद भाष्य भूमिका लिखते हैं और वेद भाष्य लिखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट भूमिका है इनकी। ये वेदों की ओर लौटो का नारा भी देते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। साथ ही साथ ये जनरल की भी एक एडिट करते हैं, आर्य पत्रिका जो जनरल है उसका भी एडिशन का एडिटिंग का काम ये करते हैं। दयानंद सरस्वती जो है वो आइडियल जो वार्षिक है मूर्ति पूजा है उसका विरोध करते हैं, कास्ट सिस्टम का विरोध करते हैं, रिचुअलिज्म का विरोध करते हैं, फैटलिज्म का विरोध करते हैं, इनफेंटिसाइड का भी विरोध करते हैं, सेल ऑफ ग्रूम्स का भी विरोध करते हैं। ठीक, ये है वुमेन्स के लिबरेशंस की भी के लिए भी कार्य करते हैं, वुमेन्स को लिबरेट करने के लिए उनको स्वतंत्रता की बात करते हैं। साथ ही साथ ये डिप्रेस्ड क्लास के अपलिफ्टमेंट के बारे में भी बात करते हैं, उनको समाज उनकी जो सामाजिक स्थिति है उसको सुधारने की बात करते हैं। ये अपने माइंड्स में वेदा और हिंदू ये इन दोनों को सुप्रीमेसी मानते हैं, इनका मानना है कि ये सुप्रीम है और इसके कारण इसी विचारधारा के कारण ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का भी अपोज करते हैं और इसके लिए वो शुद्धि मूवमेंट्स भी चलाते हैं ताकि जो भी हिंदू कन्वर्ट हो गए हैं इन इस्लाम या क्रिश्चियनिटी वो हिंदू की ओर लौटे या हिंदू धर्म को पालन करें या हिंदू के धर्म के जो रास्ते हैं उस पर चलें। दयानंद सरस्वती के पॉलिटिकल आइडियाज देखा जाए तो उनकी थ्योरी ऑफ स्टेट में दिखाई देता है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो आइडिया देते हैं, थ्री असेंबलीज के विचार देते हैं, फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करते हैं। तो ये सब इनके पॉलिटिकल आइडियाज हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी हैज नॉट बीन मेंशन बाय दयानंद सरस्वती अंडर हिज हाइपोथेसिस ऑफ स्टेट। जो दयानंद सरस्वती अपनी थ्योरी ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ स्टेट देते हैं उसमें किस बॉडी का मेंशन नहीं करते। तो दयानंद सरस्वती बात करते हैं धर्माय सभा की, विधार सभा की और राजाय सभा की। इन तीनों बॉडी की बात करते हैं। जो बात नहीं करते वो न्यायार सभा जो है उसकी बात नहीं करते। जो करेक्ट आंसर होगा इसका नॉट मेंशन की बात की गई है यहाँ पर, तो ये न्यायार सभा की जो है तो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर सैयद अहमद खान फाउंडेड यूनाइटेड इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन। सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? तो 1888 में की थी। सर सैयद अहमद खान को फाउंडर माना जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। इसके अलावा ये राजा शिव प्रसाद सिंह का भी स्थापना किए थे बनारस में। साथ साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में किए थे। ठीक, इनका जो एसोसिएशन है ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में इस्टेब्लिश होता है जिसका एम होता है क्लोज टाइज डेवलप करना मुस्लिम कम्युनिटी और ब्रिटिश राज के बीच, और साथ ही साथ ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का अपोज भी करते हैं। ये अलीगढ़ मूवमेंट भी चलाते हैं जिसका उद्देश्य होता है प्रमोट करना जो मॉडर्न एजुकेशन है मुस्लिमों के बीच, उसको मॉडर्न एजुकेशन को फैलाने की बात करते हैं। साथ ही साथ सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म भी इसके द्वारा करते हैं अलीगढ़ मूवमेंट के द्वारा। तो याद रखिएगा अलीगढ़ मूवमेंट किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवी रामास्वामी पे रहा है। ईवी रामास्वामी नयंकर वाज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज या ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या ऑर्गेनाइजेशंस दिए हुए हैं तो आपको बताना है किससे जो है तो एसोसिएटेड है ईवी रामास्वामी। जस्टिस पार्टी से एसोसिएटेड है, द्रविड़ कचगम से एसोसिएटेड है, बाकी इन दो पार्टियों से इनका कोई
नाता नहीं रहा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ओनली ए एंड बी होगा। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ईवी रामास्वामी नायकर को इनको पेरियार के रूप में भी जाना जाता है। ये एसोसिएटेड है जस्टिस पार्टी के हेड के रूप में भी कार्य करते हैं 1939 में। इसके अलावा जो द्रविड़ कचघम है 1944 में जस्टिस पार्टी का ही नाम चेंज करके द्रविड़ कचघम का किया जाता है 1944 में। तो याद रखिएगा इन्हीं दोनों पार्टी से एसोसिएटेड हैं, बाकी अन्य पार्टियों से ये एसोसिएटेड नहीं है। ईवी रामास्वामी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं। इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था, साथ ही साथ द्रविडियन कचघम मूवमेंट चलाया। पेरियार जो है तो को हमें फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट भी कहा जाता है। ये जो इनका फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट कहा जाता है, इनके एफर्ट्स के लिए कि ब्राह्मणकल डोमिनेंस के खिलाफ इन्होंने अपना संघर्ष किया था, उसके खिलाफ, और जेंडर और कास्ट इक्वलिटी के लिए समानता की बात की थी, कास्ट जो जाति की समानता है उनके लिए। तो इसलिए इनको जाना जाता है फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट। साथ ही साथ इन्होंने जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था ये 1926 में शुरू किया था। ठीक, ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट्स भी जो कास्ट और रिलीजन्स के आधार पर भेदभाव समाज में हो रहा था उसके खिलाफ इन्होंने चलाया था। द्रविड़ कचघम ये पॉलिटिकल पार्टी के रूप में स्थापित की थी। इसका जो ये भी एडवोकेट करता है द्रविडियंस के राइट्स को, और अपोज करता है जो नॉन ब्राह्मणिकल द्रविडियन का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है उसके बारे में। साथ ही साथ ये वुमेन राइट्स के भी एडवोकेसी करते हैं, उसके बारे में भी वकालत करते हैं। ये चाहते हैं कि जो वुमेन्स हैं उनका राइट्स और वर्क में अपलिफ्टमेंट हो और समाज में इक्वलिटी या समानता जो तो महिलाओं के बीच, पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता आए। ठीक, ये प्रमोट करते हैं रेशनल थिंकिंग को भी, और अपोज करते हैं जो सुपरस्टिशियंस है उसका भी ये अपोज करते हैं। और जो मासेस है लोगों के बीच वो साइंटिफिक टेम्पर डेवलपमेंट या डेवलप करने की बात करते हैं, इंकरेज करने की बात करते हैं। ये कास्ट को समाप्त करने की भी बात करते हैं, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसको पूरी तरह से समाज से समाप्त करने की भी बात करते हैं। ठीक, पेरियार के जो है तो जन्मदिन पर जो 2021 से सोशल जस्टिस डे भी मनाया जाता है तमिलनाडु में। तो याद रखिएगा तमिलनाडु में 2021 से सोशल जस्टिस डे मनाया जाता है पेरियार के जन्मदिन पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द presidential address of which year Congress session Dada Bhai Nauroji declared the Swaraj is the aim of India's political efforts। तो दादा भाई नौरोजी ने किस कांग्रेस सेशन में स्वराज को इंडिया का पॉलिटिकल एफर्ट्स का एम या उद्देश्य बताया था? तो ये 1906 में। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी डिक्लेयर स्वराज एज द एम ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल एफर्ट वाज अ सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक, तो जो कलकत्ता सेशन होता है 1906 का कांग्रेस का, उसमें वो प्रेसिडेंट्स रहते हैं और अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में स्वराज की बात करते हैं। 1906 वो पीरियड रहता है जब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो हो तो दो धड़ों में बढ़ जाते हैं, डिवीजन होता है कांग्रेस का। ठीक ना, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक, डिक्लेरेशन ऑफ स्वराज जो है तो इसी प्रेसिडेंशियल एड्रेस के द्वारा नौरोजी के द्वारा दिया जाता है, सेल्फ स्वराज या सेल्फ रूल का कॉन्सेप्ट। इसका इम्पैक्ट जो है तो स्वराज का इम्पैक्ट कांग्रेस के वर्किंग पर भी देखा जाता है। ठीक, और इसके बाद ही जो बाल गंगाधर तिलक थे वो स्वराज इज माई बर्थ राइट्स जो है तो का नारा भी देते हैं, स्लोगन भी देते हैं। तो ये था हमारा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स का पेपर 1 जो पॉलिटिकल साइंस का है उसका एनालिसिस। ये पार्ट 2 था जिसमें हम लोग इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइए। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस लर्निंग को सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क्स जो है उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं जो मैं डेली बेसिस पे वहाँ अपलोड करता रहता हूँ। तो धन्यवाद, थैंक यू।